अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल फाइनल गेम बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मार्टस हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस में एक कुर्सी पर बैठा शराब पीने में मसरूफ़ था। चीफ ने इसे फौरी तौर पर इस रिहाइशगाह पर हमला कराने का हुक्म दिया था जिसमें वो 2 औरतें और 7 मर्द गए थे। इस इमारत को मिसाइलों से उड़ाने के लिए चीफ खुद भी वहां पहुंच गया था, लेकिन जब वो रिहाइशगाह पर पहुंचे तो इन्हें वो रिहाइशगाह खाली मिली थी। मार्टस के हेडक्वार्टर से निकलने के बाद वो लोग इस रिहाइशगाह में आए ही नहीं थे और किसी और तरफ निकल गए थे। यहाँ तक कि इस रिहाइशगाह से इनका सामान भी गायब कर दिया गया था। चीफ के कहने पर मार्टस ने एक बार फिर अपने आदमियों को इन्हें ढूंढने पर लगा दिया था, लेकिन वो लोग यूं गायब हो गए थे जैसे क्रास में इनका कभी कोई वजूद ही ना हो। चीफ ने इसकी सख्त सरजनिश की थी कि जब वो हाथ आ गए थे तो इसने इन्हें यहाँ से जाने ही क्यों दिया था। इसके बाद चीफ वापस चला गया था और मार्टस वापस अपने ऑफिस में आ गया था। इसने प्यूटन को भी इनकी तलाश में भेजा हुआ था। इसने बोतल से शराब का आखिरी घूंट लिया और बोतल जोर से मेज़ पर पटक दी। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और सार्जेंट प्यूटन अंदर दाखिल हुआ तो मार्टस बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या हुआ प्यूटन? मार्टस ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक अहम बात सामने आई है। मैंने सोचा कि ऑफिस में बैठकर आपको बताकर इस बारे में तफसीली अहकामात ले लूँ। प्यूटन ने कहा तो मार्टस बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या हुआ है? मार्टस ने इंतहाई तेज़ लहजे में कहा। डार्सी के आदमियों ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का सुराग लगा लिया है और वो इन्हें हलाक करने के लिए रवाना हो गए हैं। प्यूटन ने कहा तो मार्टस बेख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या क्या मतलब? कैसे मालूम हुआ है तुम्हें? मार्टस ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। क्योंकि इस मिशन में टार्ज एजेंसी और पावर ग्रुप अलग-अलग काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने टार्सी के पावर ग्रुप में काम करने वाले एक आदमी को भारी मुआवजा देकर अपने साथ मिला लिया था। इस आदमी ने तफसील बताई है। प्यूटन ने कहा। ओह ओह, फिर तो ये बात हतमी होगी। क्या तफसील है? जल्दी बताओ। मार्टस ने कहा तो प्यूटन ने रोडस को मिलने वाली इत्तला और फिर रोडस और डार्सी के दरमियान होने वाले फैसले के बारे में बता दिया। ओह, तुम्हारा मतलब है कि हम यहाँ दारुल हुकूमत में इन्हें तलाश कर रहे हैं जबकि वो टास्का पहुँच रहे हैं, और वो भी सरहद क्रॉस करके। इस डार्सी ने इन्हें कहाँ ख़त्म करने का मंसूबा बनाया है? क्या इसके बारे में कुछ बताया है इस आदमी ने? मार्टस ने कहा। हाँ, बिग माउंट क्लब के गिर्द इन्होंने पिकनिक करनी है। प्यूटन ने कहा। ओह ओह, मुझे बताओ कि ये बिग माउंट क्लब सरहद से कितने फासले पर है? मार्टस ने पूछा। तकरीबन 150 मील के फासले पर है, प्यूटन ने जवाब देते हुए कहा। गुड, तो फिर हमें इनका खात्मा पहले ही कर देना चाहिए ताकि ना ये बिग माउंट क्लब तक पहुंच सके और ना डार्सी क्रेडिट ले जा सके। जाओ नक्शा लेकर आओ ट्रास्का का, मार्टस ने कहा। मैं ले आया हूँ, प्यूटन ने कहा और जेब से एक तयशुदा नक्शा निकाला और फिर इसे खोलकर मार्टस के सामने रख दिया और फिर वो दोनों इस पर झुक गए। ये तो बाकायदा सड़क है और यहाँ तो बाकायदा ट्रैफिक चलती होगी, मार्टस ने कहा। हाँ, इस सड़क पर खासी ट्रैफिक रहती है। हांडला से बेशुमार सयाह और माल लेकर आने वाले ट्रक और वैगनें इसी सड़क से ही क्रास में दाखिल होती हैं और यहाँ ट्रैफिक तकरीबन 24 घंटे चलती रहती है। इसीलिए तो डार्सी ने बिग माउंट क्लब के गिर्द पिकनिक का मंसूबा बनाया है ताकि किसी शक व शुबा की गुंजाइश ना रहे। रोडस ने हमारे मुख्तबर को बताया था कि अगर ये लोग हाथ से निकल गए तो फिर इनका हाथ आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि पहला वार ही कामयाब रहे। वो मिसाइलों से इन पर हमला करने का प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि इन्हें फ़ौरन हलाक किया जा सके, प्यूटन ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इस सड़क की ट्रैफिक तो चेक पोस्ट वाले पॉइंट से क्रास में दाखिल होती है, लेकिन ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अफराद तो इस चेक पोस्ट को क्रॉस नहीं करेंगे, बल्कि तुमने बताया है कि ये लोग ट्रांग से सरहद पार करेंगे और ट्रांग इस चेक पोस्ट से तकरीबन 18 मील के फासले पर है। ट्रांग से वो इस सड़क तक कैसे और कहाँ पहुँचेंगे? मार्टस ने नक्शे को गौर से देखते हुए कहा। ये देखें, ये है ट्रांग और ये है चेक पोस्ट, और ये देखें ट्रांग के इलाके से इस सड़क तक एक ऐसा रास्ता मौजूद है। मैं कई बार इस रास्ते से आ जा चुका हूँ। ये आम पहाड़ी रास्ता है मगर इंतहाई तंग और ख़तरनाक रास्ता है, लेकिन जो लोग इन पाकिस्तानियों को लेकर आ रहे हैं वो इन रास्तों के माहिर हैं, इसलिए आसानी से ट्रांग से इस रोड पर पहुंच जाएंगे और फिर वहां से ट्रास्का पहुंच जाएंगे। प्यूटन ने उंगली की मदद से बाकायदा नक्शे पर इलाके की निशानदही करते हुए कहा। हाँ, क्या ये ट्रांग गैर आबाद इलाका है?
मार्टरस ने कहा। हाँ, ट्रांग में सिर्फ चंद मकान हैं, प्यूटन ने जवाब दिया। ओके, फिर हम इस रास्ते पर पिकनिक करेंगे। तुम फौरन हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करो और 10 साथी भी साथ ले लो, और असलहा भी। हमने इन जीपों को फौरी मिसाइलों से उड़ा देना है, मार्टर्स ने कहा। ओके, मैं बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन हमें हेलीकॉप्टर पर ट्रांग नहीं जाना चाहिए, वरना इसकी इत्तला तमाम ग्रुप्स तक पहुँच जाएगी और हो सकता है वो लोग अपना रूट बदल दें, प्यूटन ने कहा। तो फिर हमें कहाँ तक हेलीकॉप्टर पर जाना चाहिए? इस सड़क पर एक और छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है कराच। यहाँ होटल भी हैं और ऐसा इलाका भी है जहाँ सयाहों के हेलीकॉप्टर आते जाते हैं, इसलिए हम वहाँ पहुँचकर हेलीकॉप्टर छोड़ देंगे और आगे जीपों पर जाएंगे, ताकि किसी को हमारा वहाँ पहुँचने की इत्तला ही ना हो सके, प्यूटन ने कहा। हाँ, ठीक है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि डार्सी तक हमारे वहाँ पहुँचने की इत्तला ना पहुँच सके। हो सकता है कि जिस तरह तुमने डार्सी के हेडक्वार्टर में मुखबर रखा हुआ है, ऐसा ही कोई डार्सी का मुखबर भी हमारे हेडक्वार्टर में मौजूद हो, मार्टर्स ने कहा। तो प्यूटन चौंक पड़ा। ओह हाँ, आपने अच्छा किया है जो मुझे इस एंगल पर अलर्ट कर दिया। अब मैं इस अंदाज में तमाम इंतजाम करूंगा कि यहाँ किसी को मालूम ही ना हो सकेगा, प्यूटन ने कहा। और मार्टर्स के सर हिलाने पर प्यूटन उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर तकरीबन 4 घंटों के बाद मार्टर्स और प्यूटन 8 मुसल्लह आदमियों समेत हेलीकॉप्टर के जरिए कराच पहुँच गए। वहाँ 2 बड़ी जीपें मौजूद थीं जिनमें जदीद तरीन असलहा से भरे हुए 4 रंग के 2 बड़े थैले भी मौजूद थे। मार्टर्स और प्यूटन एक जीप में 2 साथियों समेत सवार हो गए, जबकि बाकी साथी दूसरी जीप में सवार हो गए, और फिर दोनों जीपें तेज़ी से सरहद की तरफ बढ़ती चली गईं। तकरीबन 4 घंटों के मुसलसल सफ़र के बाद वो इस पॉइंट पर पहुंच गए जहां से रास्ता ट्रांग की तरफ जाता था, और इनकी जीपों का रुख इस तरफ को मुड़ गया। मार्टर्स की तेज़ नज़रें इधर उधर का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थीं। रास्ता बेहद ख़राब और खासी हद तक ख़तरनाक था, इसलिए दोनों जीपें इंतहाई सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही थीं। फिर एक खासी गहरी ढलवान आ गई। इस ढलवान के दोनों तरफ में एक ऊंची और नीची वादी सी भी थी, और इस वादी के दोनों तरफ में कुछ फासले पर ऊंची पहाड़ियाँ थीं। बस, मेरा ख्याल में यही जगह मुनासिब है, मार्टर्स ने कहा। तो प्यूटन ने ड्राइवर को जीप रोकने के लिए कहा, और फिर दोनों जीपें नीचे वादी में पहुंचकर रुक गईं। तो मार्टर्स और प्यूटन दोनों नीचे उतर आए। ये बेहतरीन लोकेशन है। यहाँ ट्रांग से आने वाली जीपों को खासी चढ़ाई तय करना होगी, जिसकी वजह से इनकी रफ्तार इंतहाई सुस्त हो जाएगी, और इस वक्त वो इस काबिल भी नहीं होंगे कि इधर उधर का जायज़ा ले सकें। वैसे भी रात की वजह से यहाँ अंधेरा काफ़ी हो जाएगा। हमारे आदमी दोनों तरफ चट्टानों के पीछे मशीन गनें और मिसाइल लॉन्चर लेकर मौजूद होंगे, जबकि दाएं और बाएं तरफ मैं और तुम इन आदमियों से अलहदा मिसाइल गनें लेकर बैठेंगे। और फिर जैसे ही ये जीप या जीपें यहाँ पहुँचेंगी, अगर ये एक जीप हुई तो इस पर मैं मिसाइल फायर करूँगा, और अगर 2 जीपें हुई तो आगे वाली जीप पर मैं और पीछे वाली जीप पर तुम मिसाइल फायर करना। इसके बाद हमारे आदमी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, और अगर कोई ज़ख्मी हुआ तो इसे मशीन गनों से हलाक कर दिया जाएगा। इस तरह ये मिशन हतमी तौर पर मुकम्मल हो जाएगा, और पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक करने का क्रेडिट हमें मिल जाएगा, और डार्सी मुंह देखती रह जाएगी। इसके हिस्से में नाकामी ही आएगी, सिर्फ नाकामी, मार्टर्स ने कहा। ओके, लेकिन मिसाइल हमला करने के बाद आप इनकी शनाख्त कैसे करेंगे? प्यूटन ने कहा। तो मार्टर्स बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुमने जो कहना है खुलकर कहो। तुम जानते हो कि मैं अधूरी या गोलमाल बात सुनने का आदी नहीं हूँ, मार्टर्स ने कहा। मेरे कहने का मतलब है कि मिसाइल फायरिंग से तो जीपों के साथ सब आदमियों के यकीनन पर्चे उड़ जाएंगे, इसलिए बाद में ये चेक ना हो सकेगा कि ये असल आदमी हैं या नहीं। मेरा मतलब है कि अगर हमने गलत जीप को निशाना बना दिया और वो पाकिस्तानी एजेंट ना हुए तो फिर आप क्या करेंगे? प्यूटन ने कहा। ओह नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि ये लोग किस कदर ख़तरनाक हैं। ये लोग इस अंदाज में हलाक हो गए तो हो गए, वरना उल्टा हम पर अजाब टूट सकता है, मार्टर्स ने जवाब दिया। तो फिर ऐसा है कि हमारा एक आदमी टांग पहुंचकर चेक करे, और जैसे ही वहां से ये जीपें रवाना हो वो हमें इतला दे, ट्विटर ने कहा। इसका फ़ायदा? जब इधर ट्रैफिक ही नहीं आती तो लाजमन यही लोग होंगे, मार्टर्स ने कहा। ठीक है, ट्विटर ने जवाब दिया। सुनो, मैं इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हमारा आदमी अपनी किसी हिमाकत की वजह से इनकी नज़रों में भी आ सकता है, और अगर इनकी गिरफ्त में आ गया तो ना सिर्फ हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा बल्कि उल्टा हम सब हलाक हो जाएंगे। इसलिए जो काम भी होगा बाकायदा प्लानिंग से होगा,
اور میں ہر حال میں یہ کریڈٹ خود لے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بات کسی طور پر منظور نہیں ہے کہ پاکیشیائی ایجنٹ ڈارسی اور اس کے گروپ کے ہاتھوں ہلاک ہوں۔ سمجھ گئے تم؟ مارٹرس نے تیز تیز اور انتہائی سخت لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ اوکے، ایسا ہی ہوگا۔ یہ کریڈٹ صرف ہمیں ہی ملے گا اور ڈارسی کے ہاتھ ناکامی ہی آئے گی، پیوٹن نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو تفصیلی ہدایات دینی شروع کر دیں۔ تقریباً آدھی رات گزر چکی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے رات کی تاریکی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اور پہاڑی علاقوں میں جیسے ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس تاریکی میں ایک بڑی سی جیپ جس کی لائٹس بجھی ہوئی تھیں، تقریباً رینگتے ہوئے انداز میں ایک پہاڑی علاقے کے درمیان بنے ہوئے تنگ سے قدرتی راستے پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جیپ اتنی بڑی تھی کہ اس میں 15 افراد آسانی سے بیٹھ سکتے تھے۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی آدمی تھا، جس کی سائڈ سیٹ پر عمران اور رکبی سیٹوں پر جولیا، صالحہ سمیت باقی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ٹائیگر، جوزف اور جوانا بھی شامل تھے۔ عمران کی آنکھوں سے نائٹ ٹیلیسکوپ لگی ہوئی تھی اور وہ مسلسل اس ٹیلیسکوپ سے باری باری دونوں طرف کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ جیپ نے ایک ویران علاقے میں سے ہانڈلا کی سرحد پار کی تھی اور ٹراسکا میں داخل ہو رہی تھی۔ یہاں سرحد پر پہلے سے ایک آدمی موجود تھا، جس نے دور سے روشنی کی مدد سے مخصوص اشارہ جیپ کے ڈرائیور کو دیا تھا کہ راستہ صاف ہے، اور پھر ڈرائیور نے جیپ آگے بڑھائی تھی۔ جیپ ڈرائیور، جس کا نام جیکب تھا، نے عمران کو بتایا تھا کہ اکثر فرانس کے سرحدی فوجی اس علاقے کا چکر لگاتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کے افسروں اور ان چیکنگ کرنے والوں کو باقاعدگی سے ماہانہ بھاری رقومات پہنچتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رسمی کارروائی کے لیے چکر لگاتے رہتے ہیں، اور عام حالات میں تو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر یہ مال پکڑ بھی لیں تو وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن موجودہ حالات میں ان کی چیکنگ عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس لیے ایسا انتظام کر لیا گیا تھا کہ ان کی عدم موجودگی کی اطلاع مل جائے تو سرحد کراس کر لی جائے تاکہ آگے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مسٹر مائیکل، آپ آخر کیوں اس قدر چیکنگ کر رہے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ اچانک حکم میں بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا۔ میری چھٹی حص اس وقت سے مسلسل الارم بجا رہی ہے جب سے ہم نے سرحد کراس کی ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ خطرے کی بے شمار صورتیں اور وجہ ہو سکتی ہیں، اس لیے کیا کہا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب کوئی خطرہ نہیں ہے جناب، آپ بے فکر رہیں، یہاں کچھ نہیں ہوگا، ڈرائیور جیکب نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، تم یہ بتاؤ کہ یہاں سے اس مین روڈ کا کتنا فاصلہ ہوگا جو چیک پوسٹ سے آتی ہے؟ عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب دینے کی بجائے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ 12 کلومیٹر تو ہوگا، وہاں تک ہمیں کئی گھنٹے لگ جائیں گے کیونکہ یہ راستہ انتہائی خراب ہے، اور چونکہ یہاں ہیلی کاپٹر بھی چیکنگ کرتے رہتے ہیں اس لیے ہم یہاں لائٹس بھی آن نہیں کر سکتے، جیکب نے جواب دیا۔ کیا اس راستے کے علاوہ اور راستہ بھی ہے؟ نہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے، صرف یہی ایک راستہ ہے، جیکب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا وہ ساتھی کہاں ہے جس نے تمہیں لائٹ سے اشارہ دیا تھا؟ وہ ہمارے پیچھے جیپ پر آ رہا ہے، جیکب نے جواب دیا۔ کیا اسے اس سارے راستے کا علم ہے؟ جی ہاں، آپ فکر نہ کریں، ہماری آدھی زندگیاں انہی راستوں پر سفر کرتے ہوئے گزر گئی ہیں، جیکب نے جواب دیا۔ تو پھر جیپ روک دو، میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام براسکی ہے، جیکب نے جیپ کو بریک لگاتے ہوئے کہا، اور رینگتی ہوئی جیپ رک گئی تو عمران نیچے اتر آیا اور عمران کے ساتھی بھی نیچے اتر آئے۔ جیکب بھی دوسری طرف سے نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد اندھیرے میں ایک اور جیپ کا ہیڈ لائن کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس میں سے 2 آدمی نیچے اترے۔ کیا ہوا جیکب؟ جیپ کیوں روکی ہے تم نے؟ پچھلی جیپ سے اتر کر آنے والے نے کہا، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی وہیں جیپ کے قریب ہی رک گیا تھا۔ مائیکل صاحب، تم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، براسکی، جیکب نے کہا۔ اوہ یس سر، فرمائیں، براسکی نے آگے بڑھ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف آتے ہوئے کہا۔ میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں براسکی، عمران نے کہا۔ کون سی بات؟ براسکی نے کہا۔ اگر ہم اس مین روڈ تک جیپوں پر نہیں بلکہ پیدل جانا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا تم ایسے کسی راستے سے واقف ہو جو اس سڑک سے ہٹ کر ہمیں آسانی سے کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں تک پہنچا سکے؟ عمران نے کہا تو نہ صرف جیکب اور براسکی اچھل پڑے بلکہ عمران کے ساتھی بھی عمران کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑے۔ اوہ لیکن کیوں سر؟
शायद आपका ख्याल है इन रास्तों पर जीपें उलट जाएंगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी आधी ज़िंदगी इस रास्ते पर जीप चलाते हुए गुजरी है। तमाम रास्ता हमारा देखा भाला है, और अगर मैं ये कहूँ कि हम आंखें बंद करके भी इस रास्ते पर जीप चला सकते हैं, तो ये बात गलत नहीं है, ब्रास्की ने कहा। ऐसी बात नहीं है ब्रास्की, मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर यकीन है। मैं सिर्फ एहतियातन ये सब कुछ कर रहा हूँ। हम यहाँ किसी से लड़ने नहीं आए, और ना हम रास्ते में किसी काम में उलझना चाहते हैं। और हमारे दुश्मन ऐसे हैं कि जिन्हें कहीं से भी इत्तलात मिल सकती हैं, और वो ऐसे ही रास्तों पर पिटिंग कर सकते हैं। इमरान ने इसे समझाते हुए कहा। ओह, अब मैं समझ गया हूँ। ठीक है जनाब, जैसा आपकी मर्ज़ी। मैं बहरहाल आपको ऐसे रास्तों से ले जा सकता हूँ, लेकिन क्या ये जीपें वापस भेज दी जाएँ? नहीं, हम मेन रोड पर पहुंचकर दोबारा जीपों पर बैठ के आगे बढ़ेंगे। इसलिए जीपें इसी तरह मेन रोड पर पहुंचेंगी, और वहां ये हमारे इंतज़ार में रुक जाएंगी। इमरान ने कहा। ओके जैकब, तुम जीप लेकर जाओ, मैं फ्रेडरिक को हिदायत दे देता हूँ। तुम दोनों मेन रोड पर डबल पॉइंट पर रुक जाना, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं ऐसा शॉर्टकट जानता हूँ कि हो सकता है हम तुम्हारी जीपों से पहले वहाँ पहुँच जाएं, ब्रास्की ने कहा। तो जैकब ने इस बात में सर हिला दिया, और ब्रास्की पीछे पलटा और वापस अपनी जीप की तरफ मोड़ गया। थोड़ी देर बाद दोनों जीपें एक दूसरे के पीछे चलती हुई आगे बढ़ती चली गईं, जबकि इमरान अपने साथियों समेत ब्रास्की की रहनुमाई में पहाड़ी दरों के दरमियान चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो सड़क से काफ़ी फासले पर पहुंच गए थे। इमरान अब भी कभी कभी नाइट टेलीस्कोप की मदद से चेकिंग करता हुआ आगे बढ़ रहा था। ब्रास्की वाकई इस इलाके से बखूबी वाकिफ था कि इस कदर अंधेरे में भी वो इस तरह आगे बढ़ रहा था जैसे दिन की रोशनी में चला जाता है। और इमरान और इसके साथियों की आंखें भी चूँकि अंधेरे की आदी हो चुकी थी, इसलिए इन्हें भी सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। ब्रास्की, डबल पॉइंट पर पहुंचने में हमें कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 2 घंटे तो हमें और चलना पड़ेगा, ब्रास्की ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। माइकल, क्या तुम्हें कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुमने हम बाकायदा जीपें छोड़ दी हैं? क्योंकि ये बात तो मैं नहीं मान सकती कि तुम सिर्फ छठी हिस्स की बिना पर इतना बड़ा इकदाम करो। जूलिया ने इमरान की करीब आकर एहतियात से कहा। हाँ, इसीलिए तो मैं नाइट टेलीस्कोप अपने साथ ले कर आया हूँ, इमरान ने जवाब दिया। ओह, कैसे, कब और क्या इत्तला मिली थी? जूलिया ने चौंक कर कहा। जोगर्ड, जिसने ये सारा इंतज़ाम किया है। मैं इसके कमरे में मौजूद था जबकि तुम सब दूसरे कमरे में थे, और जोगर्ड किसी इंतज़ाम के सिलसिले में कहीं गया हुआ था कि मैंने इस टेलीफोन में ऐसी आवाज़ सुनी जैसे फ़ोन टेप करने के बाद टेप को जब फ़ोन लाइन से अलहदा किया जाए तो मखसूस आवाज़ निकलती है। मैं ये आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा, और फिर मैं समझ गया कि जोगर्ड ने जो इंतज़ाम फ़ोन पर किए हैं वो टेप कर लिए गए हैं। ये खासी ख़तरनाक बात थी। फिर जोगर्ड के आने पर जब मैंने इससे कहा तो वो बेख्तियार हंस पड़ा। इसने बताया कि यहाँ बाकायदा फ़ोन कॉल्स टेप होती रहती हैं, और ये टेप्स इसके आदमी हेराल्ड के पास होती हैं, और ऐसा इसके हुक्म पर किया जाता है। इस तरह बाद में बाज़ औक़ात इन कॉल्स को सुनने की ज़रूरत पड़ती रहती है। और जब मैंने हेराल्ड के बारे में तफसीलात मालूम की तो मुझे बताया गया कि हेराल्ड क्रॉस नज़ाद है। तो मेरे जहन में खटक सी बैठ गई। मैंने को अपने तौर पर लाख कोशिश की कि इस हेराल्ड को टटोल सकूं, लेकिन कोई वाज़ेह बात सामने ना आई। बहरहाल मेरे जहन में खदशा बैठ गया था, इसलिए मैंने टेलीस्कोप साथ रख ली थी। लेकिन जब जैसे ही हमने सरहद क्रॉस की, मेरी छठी ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया। खतरे का एहसास काफ़ी शदीद था, और ये सारा इलाका ऐसा है कि यहाँ जीपों पर सफ़र वाकई इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। जबकि पैदल चलते हुए अगर हमला हुआ भी सही तो अपना डिफेंस किया जा सकता है, लेकिन अंधेरे में इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चलती, बल्कि सही लफ्ज़ों में रेंगती हुई जीप पर अगर मिसाइल फायर कर दिया जाए तो फिर जीप के अंदर बैठे हुए लोगों के बचने का कोई स्कोप ही नहीं रहता। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि किसी ऐसी रिस्क की बजाय हम अगर पैदल चलें तो ज़्यादा बेहतर है, इमरान ने आहिस्ता आहिस्ता पूरी तफसील बताते हुए कहा। तुमने हमें कुछ नहीं बताया था, क्यों? जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। कोई बात होती तो बताता, सिर्फ खदशा था और बस, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, अचानक दाएं तरफ से काफ़ी फासले पर यकलख मिसाइल गनों के खौफनाक धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। तो ब्रास्की समेत सब बेख्तियार बुरी तरह उछल पड़े। क्या मतलब? ये धमाके? ओह, ये कहीं इस सड़क की तरफ तो नहीं हुए जिस तरफ जीपें गई हैं? जी हाँ, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन ब्रास्की ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा। ओह ओह, वेरी सैड। आओ जल्दी करो, मेरा खदशा दुरुस्त निकला। हमारे दुश्मन वहाँ मौजूद हैं, और जब इन्हें लाशों के
टुकड़े नहीं मिलेंगे तो वो लाजमन इधर उधर फैल जाएंगे। आओ, इमरान ने कहा और फिर ब्रासी की रहनुमाई में वो दौड़ते हुए इस तरफ को बढ़ने लगे जिधर से आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। सिर्फ मिसाइल फायरिंग हो रही थी, इसके बाद कोई आवाज़ सुनाई ना दी थी। थोड़ी देर बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़कर इसके साइड घूमकर दूसरी तरफ पहुंचे तो बेख्तियार ठिठक कर रुक गए। इनसे तकरीबन 400 मीटर के फासले पर नीचे पहाड़ी वादी में सड़क के इर्द गिर्द तेज़ टॉर्चों की लाइट्स नज़र आ रही थीं और इन लाइट्स में इन्हें तकरीबन 10 अफराद सड़क पर और इधर उधर घूमते दिखाई दे रहे थे। सड़क पर 2 बड़ी जीपों का मलबा फैला हुआ साफ दिखाई दे रहा था। इमरान ने नाइट टेलीस्कोप आंखों से लगाई और चंद लम्हों के बाद वो बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह ओह, ये तो मार्टर्स है, टाज एजेंसी का मार्टर्स। इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। तो इन्होंने यहाँ हमारे लिए पिकनिक कर रखी थी, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा, और इसके साथियों के चेहरे भी बिगड़े हुए थे। सबकी सोच का महवर यही था कि इमरान के बर्वक्त इकदाम की वजह से वो बच गए हैं। अगर इमरान ने इन्हें जीपों से ना उतारा होता और दूसरे रास्ते से पैदल आगे बढ़ने का ना कहा होता तो इन जीपों के साथ यकीनन उनके भी टुकड़े हो गए होते। अब चलो आगे, हमें इन सब का खात्मा करना है, लेकिन याद रहे कि हमने इस मार्टर्स को ज़िंदा पकड़ना है। वो किस तरह माइकल? हम तो इस मार्टर्स को नहीं पहचानते। ओके, मैं इसकी टांगों पर फायर करूँगा, इस तरह निशानदही हो जाएगी कि वो मार्टर्स है, इमरान ने कहा। और फिर सब ने थैरों से मशीन गनें निकाली और इन्हें हाथों में पकड़कर वो तेज़ी से आगे बढ़ते चले गए।